हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोगों ने इन्वायरमेंट के दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट 3 से, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके हम इन्वायरमेंट को खत्म करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। ओके ओके, दिस लेक्चर जो है, ये जो लेक्चर है ये इंग्लिश लैंग्वेज होगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आए थे मुझे कि दे डोंट वांट इंटायर इन इंग्लिश कन्वर्सेशन, राइट। सो ठीक है, दोनों में हम यूज करेंगे, हिंदी भी यूज करेंगे, इंग्लिश भी यूज करेंगे। इफ यू फील दैट कि इफ यू फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन एनी पॉइंट, सो लेट मी नो, आई कैन ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, आप यहाँ देख सकते हो कि हमारा जो थर्ड टॉपिक है दैट इज बायोडाइवर्सिटी। हिंदी में हम इसे जैव विविधता कहते हैं, और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो फर्स्ट इसमें टॉपिक दिया गया है, दैट इज इंटरनेशनल कन्वेंशन, ट्रीटी और इनिशिएटिव। इस जितने भी कन्वेंशन हुए हैं, जितनी भी संधियां हुई हैं, या जितनी भी पहले हुआ की गई है बायोडाइवर्सिटी को लेके इंटरनेशनली, हम उन सारी चीजों को इसमें पढ़ेंगे। इसके साथ ही अगर आप 3.1.1 पहला टॉपिक अगर आप इसका देखो, तो ये है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। ठीक है, ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस बेसिकली ये क्या है, हिंदी में हम इसे कहते हैं वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स। ओके, बट हमें इतना हिंदी में नहीं जाना, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द इंग्लिश लैंग्वेज, सो लेट्स मूव इन दिस लैंग्वेज ओनली। ठीक है, बट हिंदी हम यूज कर रहे हैं सो दैट कि हिंदी वाले स्टूडेंट भी थोड़ा इसको समझ सके, और हमारे इंग्लिश वाले स्टूडेंट को थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं कि व्हाई इट इज इन न्यूज। ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है, ये हमारा न्यूज में क्यों था। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो हाल ही में एक रेटिफाइड एंड लॉन्च एट द सेवेंथ असेंबली ऑफ द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। किसने, यहाँ आप देख रहे हो कि तो हाल ही में इस ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ने 7वीं सभा में GBFF का अनुसमर्थन कर इनकी शुरुआत करी है। ठीक है, तो GFF वाज रिसेंटली रेटिफाई एंड लॉन्च द 7th असेंबली ऑफ द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, तो अब यहाँ ये समझिए कि ये है क्या एग्जैक्टली में, GBFF है क्या और इसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में जाने तो पहले हम इसका पर्पस को फॉलो करेंगे कि व्हाट इज द पर्पस, बिकॉज प्रीलिम्स के लिए हमारा पर्पस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर हम मेंस में लिखना चाहें तो हम अपने मेंस के इंट्रोडक्शन में पर्पस को मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आप पर्पस देखोगे तो इट मीन्स टू फाइनेंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, किसको फाइनेंस करेगा, फाइनेंस द इम्प्लीमेंटेशन, किसके इम्प्लीमेंटेशन को फाइनेंस कर रहा है, क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन को इसके इम्प्लीमेंटेशन को ये क्या कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है। तो बेसिकली ये है क्या, क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी प्रोटोकॉल। तो कुनमिंग को हम देखेंगे कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल है क्या, बेसिकली इसका गोल क्या है, इसका टारगेट क्या है। तो अगर हम इसको देखना चाहें और अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगी, अगर लाइन मल्टीपल चॉइस में आता है, या हमें अपना मेंस का भी आंसर लिखना है इसके रिगार्डिंग में कि क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल प्रोटोकॉल क्या है, तो उसके बेसिस पे हम इसके गोल और टारगेट को मेंशन कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप देखो इसके गोल और टारगेट, तो इसके 4 ओवर आर्किंग गोल टू बी अचीव बाय 2050 फोकस ऑन। देखो 4 ओवर आर्किंग गोल है इसके, जो 2050 तक इसको कवर करने हैं। ठीक है, सो वो 4 कौन से हैं, फर्स्ट टू हॉल्ट द ह्यूमन इंड्यूस स्पीसीज एक्सटिंक्शन, मतलब कि जो इंसान के कारण प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उसको रोकना। ठीक है, सेकेंड कह रहा है इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, जो लाभ है वो सबको इक्वली बेनिफिट शेयर करना। थर्ड इसमें कहता है कि शेयरिंग, थर्ड इसमें कह रहा है सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि जो भी हमारी जैव विविधता है उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज करना। और चौथा इसमें कहता है कि क्लोजिंग द बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप ऑफ $700 बिलियन पर ईयर, मतलब जो इसमें प्रति वर्ष जो $700 बिलियन है, डॉलर के जो जैव विविधता फाइनेंस गैप जो है उसको एंड करना है, उसको खत्म करना है। तो ये इसके 4 फोकस है। ठीक है, जो 4 फोकस गोल है जिसको 2050 तक कंप्लीट कर लेना है। अब देखते हैं कि क्या टारगेट लेके चला गया है। तो इसके 23 यहाँ दिखाया जा रहा है कि 23
एक्शन ओरिएंटेड ग्लोबल टारगेट फॉर अर्जेंट एक्शन ओवर द डिकेड ऑफ 2030। तो जो इसका टारगेट है वो 23 एक्शन लिया जा रहा है इस टारगेट में, और इसको कब तक कंप्लीट करना है? इसको कंप्लीट करना है आपको 2030 तक, जिसमें से हमें प्रमुख टारगेट ही देखने हैं। तो अगर हम प्रमुख टारगेट को देखें तो वो कौन कौन से हैं जो मेन टारगेट है, राइट? वो कौन कौन से अगर हम देखें तो पहला है 30% ऑफ लैंड, inland water, marine, coastal ecosystem will be protected by 2030। बहुत इजी है, समझ आ रहा है कि हमें 30% भूमि, इनलैंड वाटर जो है, इनलैंड वाटर, मैराइन और जो कोस्टल इकोसिस्टम है उन सबको प्रोटेक्ट करना है। 30 into 30 डील हम इसको बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड कह रहा है रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव अलाइन स्पीसीज बाय 2050। मतलब क्या, जितने भी आक्रामक विदेशी प्रजातियां प्रवेश हो रही है उसके दर को हमें 2050 तक कम कर देना है, राइट। थर्ड इसमें कह रहा है कि कटिंग ग्लोबल फूड वेस्ट बाय द, हाँ, जितनी भी हमारे ग्लोबल फूड वेस्ट हो रही है उसको हमें आधा करना है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ एरिया ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस टू जीरो। मतलब कि जितने भी हमारे हाई बायोडाइवर्सिटी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन क्षेत्रों को, हास्य को कम करके उसको बिल्कुल शून्य कर देना है, ठीक है, बिल्कुल जीरो कर देना है, उसके लॉस को बिल्कुल जीरो कर देना है। और नेक्स्ट अगर आप देखो तो कह रहा है कि रिड्यूसिंग बाय $500 बिलियन एनुअल हार्मफुल गवर्नमेंट सब्सिडी, ठीक है, जो हर साल सरकार के द्वारा $500 बिलियन का जो सब्सिडी दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो एक हानिकारक है सब्सिडी देना, तो उसको भी कहीं ना कहीं उसको कम करना है, ठीक है, उसमें कमी लाना है। नेक्स्ट इसमें है मोबिलाइजिंग द इन्वेस्टमेंट क्लोज टू द बायोडाइवर्सिटी फंडिंग गैप बाय $200 बिलियन इन ईयर। इसमें कहता है कि जैव जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप है उसको कम करने के लिए हमें $200 अरब का निवेश जुटाना पड़ेगा। तो ये इसके टारगेट है, जो मेन टारगेट, और तो अगर देखा जाए तो इसके 23 टारगेट है, बट जो हमें मेन टारगेट है वो हमें याद रखना है। आई होप सो कि ये आपको याद हो गया होगा और ये आपके मेंस में भी एक अच्छा आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम समझ चुके हैं कि KMGF जो हमारा क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसके क्या फोकस गोल हैं 4, और 23 जो उसके टारगेट है, उसमें हमारा जो इंपॉर्टेंट टारगेट्स है वो हमने समझ लिया। अब आगे देखते हैं इसको। अगर हम गवर्नेंस की बात करें, ठीक है, इसमें अगर हम इसके उद्देश्य को हमने देख लिया, इसके गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसके काउंसिल को रिप्रेजेंट करने वाले जो मेंबर है उसमें 16 जो है वो डेवलपिंग कंट्री के हैं, 14 जो है वो डेवलप कंट्री के हैं, और 2 मेंबर फ्रॉम द कंट्री ऑफ द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न यूरोप एंड द फॉर्मर सोवियत संघ से हैं, ठीक है, मतलब मध्य और पूर्वी यूरोप या पूर्व सोवियत संघ के देशों में से 2 सदस्य हैं, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपका तैयार कर सकता है, तो इसको भी ध्यान देंगे। आगे देखते हैं। डिसीजन ऑफ द काउंसिल आर टू बी टेकन बाय द कंसेंसस, ठीक है, ये हमें याद रखना है कि डिसीजन किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा नहीं लिया जाएगा, किसी भी HOD और या चेयरपर्सन या इसके द्वारा नहीं लिया जा रहा, किसी भी मेंबर के द्वारा नहीं लिया जा रहा, ये कंसेंसस के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। जितने भी मूल दस्तावेज के अनुसार जो सर्व सम्मानित होंगे उसके थ्रू ही डिसीजन लिया जाएगा। कंसेंसस यही है, मतलब यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन कर रहा है इसका। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसका वर्ल्ड बैंक ही कर रहा है, ठीक है। सो वर्ल्ड बैंक विल सर्व द ट्रस्टी, एज अ ट्रस्टी कौन काम कर रहा है इसके साथ? वर्ल्ड बैंक कर रहा है, जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। And will be similar to the capacity building initiative for transparency trust fund, especially climate change fund। इसके कहने का क्या मतलब है? यहाँ कहना ये चाह रहा है कि बिल्कुल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव जो ट्रांसपेरेंसी है, CBIT हम जिसे कहते हैं, ये इस GBI जो है इसको फंड एलोकेशन में ये भी साथ दे रहा है, ठीक है। इट्स सिमिलर, दिस इज सिमिलर टू द कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट फंड, स्पेशल क्लाइमेट फंड एक्सेट्रा। इसकी तरह या इसके जैसा है। अब देखते हैं फंड एलोकेशन कहाँ से हो रहा है। जो इतनी भी इसकी मैनेजमेंट है फंड की, अगर हम उसको देखें तो कहाँ कहाँ से हो रहा है। तो इसमें जो किया जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि 20%, यहाँ आप देख सकते हो कि 20% ऑफ द फंड वुड सपोर्ट द इंडिजीनियस लेड इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। प्रायोरिटाइज किया जाए सपोर्ट टू स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्री। फंडिंग द सोर्सेस आर गवर्नमेंट, philanthropies,
प्राइवेट सेक्टर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। मतलब यहाँ क्या कह रहा है कि जो सोर्स है जीबीआईएफएफ के जो फाइनेंशियल सोर्स जो है वो कौन कौन से शामिल हो सकते हैं? सरकार, धन प्राप्त करने वाली कोई भी राशि, कोई भी निजी क्षेत्र, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हो सकते हैं। ओके, अबाउट इसके बारे में अब देख लेते हैं। अबाउट द क्यूमिंग मॉनिटरी प्रोटोकॉल ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसमें कहा जा रहा है कि इट इज अडॉप्टेड इन 2022। ये 2022 में अडॉप्ट किया गया है COP 15 में, जो हेल्ड इन मॉन्ट्रियल टू द UN कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे हुआ था। रिप्लेस किसको रिप्लेस किया गया? आईची। आईची पे ऑलरेडी प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आईची के को रिप्लेस करके क्या आया है? आईची को रिप्लेस करके आया है क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क आया है। ठीक है, इस टारगेट का एक्सपायर्ड हो गया था 2020 में, इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया गया है। ओके, ये क्लियर है? यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है नॉट लीगली बाइंडिंग है। अगर क्वेश्चन आता है इट इज अ लीगली बाइंडिंग, नो इट इज नॉट अ लीगली बाइंडिंग। सेट फॉर 4 गोल्स फॉर 2050 एंड 23 टारगेट्स फॉर 2030। ऑलरेडी हमने गोल और टारगेट्स पढ़ लिए हैं, और याद रहना चाहिए कि 4 इसके गोल है जो 2050 तक कंप्लीट करने हैं, और 23 इसके टारगेट है जो हमें 2030 तक कंप्लीट करने हैं। राइट, सो यहाँ हमारा ये कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट। ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। राइट, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी मतलब वैश्विक पर्यावरण सुविधा क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए पहले तो ये समझिए कि ये न्यूज में क्यों है। बिकॉज GEF, दैट इज ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल, अप्रूव द disbursement of $1.4 billion to accelerate the effort to tackle the climate, biodiversity and pollution crisis। कहने का अर्थ यहाँ ये है कि जो GEF है आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है, ये जलवायु, बायोडाइवर्सिटी और जो पॉल्यूशन है इससे जुड़े जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी संकट है, उससे निपटने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए $1.4 बिलियन का ये वितरण को मंजूरी दे रहा है। ठीक है, सो इट्स एक्सेलरेट द एफर्ट टू टैकल द क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी एंड पॉल्यूशन क्राइसिस। ठीक है, कितना डिसबर्समेंट हो रहा है? $1.4 बिलियन, ये याद रखना है। नाउ अब ये है क्या? ये तो फैसिलिटी दे रहा है, डिसबर्समेंट कर रहा है ये प्रॉब्लम से निपटने के लिए, बट एग्जैक्टली में ये है क्या? तो अबाउट इसके बारे में पढ़ते हैं, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। जब हम अबाउट पढ़ते हैं ना, तो ये अबाउट में जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है, इसको आप अपने मेंस के क्वेश्चन में, सपोज अगर इससे रिलेटेड आपका मेंस का क्वेश्चन आता है, तो उसके इंट्रो को आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसका ये वाला पॉइंट, अबाउट वाला पॉइंट जो है, ये आपका इंट्रो का लाइन बन सकता है, इंट्रो का स्टेटमेंट बन सकता है, और ये बहुत इफेक्टिव होगा। ठीक है, सो इस स्टेटमेंट को अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में लिखते हैं तो काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं बेसिकली अबाउट GEF क्या है। इसकी जेनेसिस को अगर हम देखें, मतलब इसकी उत्पत्ति कब हुई। ठीक है, उत्पत्ति को अगर हम देखें तो इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1991 एज अ मॉन्ट्रियल एनवायरनमेंट फंड टू अचीव, क्या अचीव करने के लिए? टू अचीव द ग्लोबल एनवायरनमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, क्लियर है? यहाँ आई ऑब्जेक्टिव क्या है? अब इसके ऑब्जेक्टिव को भी हम इंट्रोडक्शन में इजिली अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्टिव इसका है क्या। बेसिकली GEF का फैसिलिटी जो है हमारी ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोवाइड्स ग्रांट फंड टू डेवलपिंग कंट्री फॉर प्रोजेक्ट्स कवरिंग 4 फोकल एरिया। 4 फोकल एरिया। ठीक है, 4 फोकल एरिया क्या है? अगर आप 4 फोकल एरिया के बारे में पढ़ो तो क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल वाटर एंड ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड्स द ग्रांट फंड टू डेवलपिंग कंट्री फॉर प्रोजेक्ट्स कवरिंग, जो प्रोजेक्ट किसको कवर कर रहे हैं? 4 फोकल एरिया। जो प्रोजेक्ट्स क्लाइमेट चेंज के लिए चल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए चल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट इंटरनेशनल वाटर के लिए चल रहे हैं, या जो प्रोजेक्ट आपके ओजोन डिप्लीशन के लिए चल रहे हैं, उन सभी को एक ग्रांट फंड ये देता है। ठीक है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है हम लोगों को? आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एजेंट इसके कौन कौन से हैं? मतलब अगर इतने पैसे वो दे रहा है डेवलपिंग कंट्री को
तो इसके एजेंट भी होंगे। तो इसके एजेंट कौन कौन इसके साथ काम कर रहा है? वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी इसके साथ है, एंड यूएनईपी यानी इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने इसकी देख ली जेनेसिस क्या है, हमने इसका ऑब्जेक्टिव देख लिया है, इसके साथ जो कार्य करने वाली एजेंसियां हैं, मतलब कि जो इसके इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, हमने उसको देख लिए हैं। इसके टोटल कितने मेंबर हैं? इसके 186 मेंबर है और इंडिया इसका मेंबर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड कीप इन योर माइंड दैट 186 मेंबर ऑफ दिस GEF एंड इंडिया इज द मेंबर ऑफ दिस GEF। ठीक है, बिकॉज इंडिया के भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस 4 फोकल एरिया पे, राइट। तो इससे आप ध्यान रखना कि इंडिया भी इसका मेंबर है। अदर की इंफॉर्मेशन इसका है जो थोड़ा बहुत आपको प्रीलिम्स में मदद करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उसको देख लेते हैं। जैसे कि ऑपरेट्स लीस्ट डेवलप कंट्री फंड एंड स्पेशल क्लाइमेट फंड, कह रहा है कि ये जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है और जो विशेष जलवायु परिवर्तन निधि है, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड जो है, उसका जो संचालन ये ही करता है। ठीक है, उसको संचालन यानी उसको ऑपरेट यही करता है बेसिकली। सो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी commemorates the adoption of text of the convention। जो इसका CBD का प्रधान अपनाने के लिए प्रतिवर्ष इसमें 22 मई को बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी मनाया जाता है। ठीक है, सो ये हमने समझ लिया कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी जो 22 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको कमेमोरेट एडॉप्टेशन ऑफ टेक्स्ट ऑफ द कन्वेंशन में किया गया है। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो सर्व एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू 5 कन्वेंशन, ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म के में भी काम करता है, सर्व करता है। ठीक है, तो GEF जो है वो अन्य पांच में भी, अन्य 5 के लिए भी एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म के रूप में भी काम करता है। ठीक है, वो 5 कौन कौन से? CBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नेक्स्ट है UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, फिर है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, UN कन्वेंशन ऑफ ग्लोबल डेजर्टिफिकेशन, मीना माता कन्वेंशन ऑन मरकरी, about not like although not linked formally to the Montreal Protocol, support the implementation of the Montreal Protocol in country with the economics in transition। ठीक है, तो ये अन्य 5 को जो सपोर्ट करता है उसको भी आप ध्यान रखें, जब प्रीलिम्स के क्वेश्चन इससे बन जाएंगे तो भी ये आपको काफी बेनिफिट करेगा, ध्यान रहना चाहिए आपका। ओके, रिपोर्ट रिलीज जो करता है GEF, वो कौन कौन से रिपोर्ट रिलीज करता है? अगर आप देखो तो ये रिलीज करता है इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव को रिलीज करता है। ठीक है, एंड रिलीज अलोंग विद द इसके साथ कंजर्वेशन इंटरनेशनल। इसके की हाइलाइट्स अगर हम देखा है तो इंडिजिनियस पीपल ओन 40% ऑफ टेरेस्ट्रियल प्रोटेक्ट एरिया एंड 30% इकोलॉजिकली इंटरनेट लैंडस्केप है। लेस देन 1% ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडेप्टेशन फंडिंग इज डायरेक्टेड टू द IPLC, इंडिजिनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटी के साथ। अबाउट ICI के बारे में अगर हम पढ़े तो इंडोर्स बाय GEF इन 2022, एम क्या था? टू सपोर्ट द ILPC टू सिक्योर एंड एनहांस द स्टीवर्डशिप ओवर द लैंडस्केप seascape territories with high biodiversity and irreplaceable ecosystems। Core components अगर आप इसके देखेंगे तो local action to deliver the global environment benefits, global IPLC capacity building, IPLC leadership in international environmental policy, inclusive conservation knowledge to action। ठीक है, तो ये हमने देख लिया जो रिपोर्ट ये रिलीज करती है, उसका रिलीज का क्या है और इसके की हाइलाइट्स क्या है और अदर थिंग्स, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका वो है आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन्स। ठीक है, ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन, इसको क्या है, क्यों सुर्खियों में था, क्यों न्यूज में था, व्हाई इट इज इन न्यूज? बिकॉज कंट्री साइंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन 2023 इन बगोटा, कोलंबिया। मतलब यहाँ कह रहा है कि देशों ने कोलंबिया के बगोटा में ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन 2030 पर साइन किया है कंट्रीज ने। ठीक है, क्या है इस डिक्लेरेशन, अबाउट द डिक्लेरेशन के मतलब इसके बारे में क्या जानना हमें जरूरी है वो देख लेते हैं।
बेसिकली इट्स अडॉप्टेड बाय द रिवर डॉल्फिन रेंज स्टेट। तो डॉल्फिन रिवर, जिस जिस रिवर में डॉल्फिन है उसका जो रेंज है, जिस जिस कंट्री से टच करता है, वो कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया है, इस डिक्लेरेशन को, राइट। कौन कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश है, Bolivia है, and one more thing is, in my background there is some noise, okay, so I'm literally sorry about my background noise, okay। So again move to come to the point, हम थे कि कहाँ कहाँ इसका जो रेंज है वो टच कर रहा है, उसे रिवर के स्टेट उस रिवर को टच करता है, तो बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, कंबोडिया, इक्वाडोर, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू एंड वेनेजुएला। इससे ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जो डॉल्फिन है वो यहाँ पाई भी जाती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है कि बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया और इंडिया या वेनेजुएला में डॉल्फिन पाई जाती है, तो यस, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसके रिवर, इससे जो रिवर है, ठीक है, इन सब के रिवर में डॉल्फिन आपको मिलेगी, और दैट्स व्हाई दे इन लोगों ने अडॉप्ट किया है ये, ठीक है, इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है, बिकॉज ये डॉल्फिन से रिलेटेड डिक्लेरेशन है, ओके। एम क्या है? बेसिकली हॉल्ट एंड रिजर्व द डिक्लाइन ऑफ ऑल रिवर डॉल्फिन स्पीसीज इन बोथ एशिया एंड साउथ अमेरिका। हॉल्ट एंड रिजर्व करना है जितने भी डिक्लाइन हो रहे हैं डॉल्फिन, ठीक है, उसको एशिया और दक्षिण अमेरिका में जितने भी आबादियां जो है वो कम हो रही है, इनकी संख्या को बढ़ाना है, और प्रजातियों में जो विलुप्त होने के लक्षण है उसको कम करना है। सेकेंड कह रहा है टू सेव गार्ड द रिमेनिंग रिवर डॉल्फिन स्पीसीज बाय डेवलपिंग एंड फंडिंग मेजर्स। मतलब वर्तमान में मौजूद जो नदी डॉल्फिन की जिस भी प्रजाति है उसके संरक्षण हेतु आपको इसमें वित्तीय पोषण एवं अन्य उपाय को तैयार करना भी है। लास्ट थर्ड कह रहा है इनहेंस द हेल्थ ऑफ द रिवर, मतलब कि नदियों के स्वास्थ्य में भी सुधार करने का इसमें प्रयास किया जाएगा। तो ये तीन इसका डिक्लेरेशन का मेन एम है। अगर आप इसके रिवर का अबाउट रिवर डॉल्फिन के बारे में आप पढ़ो कि रिवर डॉल्फिन के क्या फीचर्स हैं, क्या है, जैसे एक क्वेश्चन गिलहरी के लेकर आ गया था कि इंडियन स्क्वेरल से रिलेटेड क्वेश्चन जो आया था 2023 के पेपर में शायद, राइट। तो उसी तरीके से अगर आप रिवर डॉल्फिन, अबाउट डॉल्फिन के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो उससे पता चलेगा, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ओके, ठीक है। अबाउट द रिवर डॉल्फिन के बारे में अगर हम पढ़े तो दिस इज द टॉप प्रीडेटर्स। जो रिवर डॉल्फिन होते हैं ये टॉप प्रीडेटर्स हैं, टॉप प्रीडेटर्स इन some of the world greatest river system and important indicators for the river health, ठीक है। तो ये टॉप प्रेडेटर्स होते हैं, रिवर डॉल्फिन जो होते हैं वो टॉप प्रेडेटर्स होते हैं वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट रिवर सिस्टम में, और इंपॉर्टेंट होते हैं इंडिकेटर ऑफ द रिवर हेल्थ, ठीक है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, ओके। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसी से रिलेटेड है, सर्वाइविंग स्पीसीज इन रिवर डॉल्फिन, ठीक है। सर्वाइविंग स्पीसीज अमेजोन की अगर हम बात करें तो आका पिंक रिवर डॉल्फिन या बोटो उसको कहते हैं, ठीक है। मैचिंग के भी क्वेश्चन आपके इसके बन सकते हैं। तो याद रखिए कि अमेजोन के रिवर में आका पिंक रिवर डॉल्फिन उसको बोलते हैं या फिर बोटो बोलते हैं। ये लिव्स केवल फ्रेश वाटर में ही रहती है और IUCN स्टेटस के अकॉर्डिंग ये इंडेंजर्ड है, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट ये पूछते रहते हैं कि जो इंडेंजर्ड है या जो रेड लिस्ट में है, ये कौन से इतने सारे एनिमल है, हम किसको याद में रख, किसको याद करें, क्या हम पूरी लिस्ट याद कर ले? नहीं, पूरी लिस्ट आपको याद नहीं करनी है, जो करंट अफेयर्स में दिए गए हैं उनको याद रखिए, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं जानवर उनके बारे में याद रखिए, वनरेबल कैटेगरी है, इंडेंजर्ड कैटेगरी है, ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसको याद रखिए, और जो आपके यहाँ करंट अफेयर्स में दिए हैं उनको याद रखिए, दैट इज सफिशिएंट, इतना डेटा, ठीक है। आपको सारे लिस्ट नहीं याद करना है बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल सारे लिस्ट को याद करना, बिकॉज यू हैव अनदर सब्जेक्ट्स आल्सो, ठीक है। तो उसके भी डेटा को कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड में स्टोर करना है, तो इसलिए ध्यान रखिए कि कितना आपको पढ़ना है। जितने यहाँ बस करंट अफेयर्स में आपके स्पीसीज दिए हैं उनको देखिए, और जो प्रीवियस ईयर के हैं उसको देखिए, दैट्स इट, ओके। नाउ गंगास, गंगा कॉमनली नोन एज सुशु, ठीक है। सो सुशु इसको बोलते हैं, नेशनल एक्वेटिक एनिमल इसको बोला गया है, इसको भी याद रखिएगा, 3-4 बार यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछ लिए हैं।
ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करते हैं तो 3-4 बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसको सोसो कहते हैं और नेशनल एक्वाटिक एनिमल का दर्जा भी उसे दिया गया है। फाउंड मेनली इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, IUCN स्टेटस अगर हम इसका देखें तो ये इंडेंजर्ड है, थ्रेटेड है। यस, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम कैसे थ्रेटेड है, रीजन क्या है इसका, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड बैरेजेस, पोचिंग, फिशिंग, सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज इन एग्रीकल्चर एटसेट्रा। तो ये थ्रेटेंड केस के रीजन है अगर आप देखोगे तो। और IUCN स्टेटस अगर आप देखोगे तो ये इसका इंडेंजर्ड है। नाउ कम टू नेक्स्ट, इंडस। इंडस में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसको कहते हैं बुलाना, आका बुलाना। ठीक है, सो इंडस की जो इंडस रिवर में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसका नाम है आका बुलाना, बुलान, सॉरी, आका बुलान। आका बुलान बेसिकली फाउंड इन पाकिस्तान एंड रिवर ब्यास एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर इन पंजाब। ठीक है, IUCN स्टेटस इसका भी इंडेंजर्ड है। तो अगर आप यहाँ देखो तो देखो IUCN स्टेटस अभी तक के सारे रिवर का हमें इंडेंजर्ड ही मिला है। ठीक है, आगे 2 का भी यहाँ आप देखो इंडेंजर्ड है, तो बहुत आसान है याद रखना, अलग अलग नहीं है, इंडेंजर्ड ही है इसका स्टेटस, तो ये याद रखना IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है। ठीक है, चलिए, टुक्सी, टुक्सी फ्रेश वाटर डॉल्फिन होती है और फ्रेश वाटर डॉल्फिन ये भी होती है बोटो, है ना, बोटो इज ऑल्सो द फ्रेश वाटर डॉल्फिन। और टुक्सी, टुकुसी इज ऑल्सो द फ्रेश वाटर डॉल्फिन। दिस स्पीसीज दैट लिव इन द Amazon river system in Brazil, Colombia, Ecuador and Peru, and IUCN status is endangered. Irrawaddy dolphin. Irrawaddy dolphin basically found in the coastal area in South and the Southeast Asia and in the 3 river. एक रिवर जो म्यांमार में है, लाइक इरावड्डी, वहां महाकाम। ऑलरेडी इन सबसे क्वेश्चन बन चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये सीट है, ये जो आपका डेटा यहाँ दिया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर योर प्रीलिम्स, राइट। तो ये आपको याद कर जाना है, इससे डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम हॉल में, आपको इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पे। ठीक है, सो फाउंड इन द कोस्टल एरिया इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन 3 रिवर, दैट इज Ayeyarwady, महाकाम एंड मेकॉन्ग, राइट। और IUCN स्टेटस इसका भी इंडेंजर्ड है। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, यहाँ हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो कह रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट्स। तो बेसिकली इसमें पौधा किस्म और कृषि अधिकार का संरक्षण के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, सो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक था प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट्स। ठीक है, सो जो पौधे की किस्म है और जो फार्मर का अधिकार है उसके संरक्षण के लिए क्या क्या हुआ है उसको हमें इसमें देखना है। बेसिकली अगर हम इसे देखें कि न्यूज में क्यों था, तो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट डिसमिस एन अपील फाइल्ड बाय द पेप्सिको इंडिया होल्डिंग अगेंस्ट अ 2021 ऑर्डर रिवोकिंग PIH registration of a potato variety FL 2027। ठीक है, तो पोटैटो वैरायटी पहले यहाँ याद रख लीजिए कि जो पोटैटो की वैरायटी है वो FL 2027 है। और न्यूज में ये इसलिए ही था क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो PIH है आपका पेप्सिको इंडिया होल्डिंग है, इसके द्वारा दर्ज की गई एक अपील थी उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया है। ठीक है, बेसिकली 2021 में PPB एंड FR जो है इसके प्राधिकरण ने एक आदेश जारी किया था कि आलू की जो एक किस्म है FL 2027, इसके लिए पेप्सिको को मिला जो IPR है, IPR जो पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन है, उस प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था। ठीक है, सो बेसिकली इसी के लिए अपील किया गया था और इसको हाई कोर्ट ने भी रद्द कर दिया है या डिसमिस कर दिया, आप यूं कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में था। तो देखते हैं क्या है ये। बेसिकली बैकग्राउंड जो इशू मैंने अभी आपको डिस्कस किया इसका थोड़ा ब्रीफ में अगर हम बैकग्राउंड देखें तो आप यहाँ देख सकते हो कि FL 2027 variety of potato was introduced by Pepsi in 2009। ठीक है, कमर्शियल नेम जो है इसका वो FC5 है पोटैटोस का, और इसको इंट्रोड्यूस किया था पेप्सी ने 2009 में थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अरेंजमेंट के, थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अरेंजमेंट में। ठीक है, एंड इट वाज रजिस्टर्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2016। ठीक है, रजिस्टर्ड किसके अंदर हुआ था,
प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2016। 2019 में पेप्सिको इशू सम farmers in Gujarat, ठीक है, sued a farmer in Gujarat for illegally growing its registered potato variety and violating IPR under the act। ठीक है, पेप्सिको ने कुछ फार्मर को सू कर दिया, निकाल दिया, ठीक है, फायर कर दिया। ठीक है, उन लोगों के शायद मेरी आवाज नहीं आ रही थी, ओके सुनिए। सो पेप्सिको ने सो शू सम फार्मर इन गुजरात, तो इलीगली उन लोगों पे मुकदमा दायर किया, ठीक है, पंजाब और गुजरात के सम फार्मर इन गुजरात, ये कि उन्होंने इलीगली इनके पोटैटो को यूज किया है और वायलेट किया है आईपीआर को अंडर एक्ट, ठीक है। So in 2021, the registration of FL 2027 was revoked on the ground for furnishing incorrect information and infringing farmers' right। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो ये गलत रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन के लिए जो गलत जानकारी प्रस्तुत की गई थी और किसानों के अधिकार का जो उल्लंघन हुआ है, इसके आधार पर 2021 में FL 2027 का जो रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द कर दिया गया था। ठीक, सो इसलिए ये ओवरऑल पूरा मुद्दा था। अब इस मुद्दे को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दायर किया गया, जो ये था इसकी जो अपील थी उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। जो 2021 में ये आपका पीपीबी एंड एफआर जो प्राधिकरण है, उस पर एक आदेश जारी किया गया था। मतलब ओवरऑल ये जो यहाँ इशू आप समझ रहे हो, इसी को यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया है। ठीक है, चलिए, अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट्स, जो मैं पीपीवीएफआर आपको कह रही हूँ, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म बोल रही हूँ मैं आपको, यहाँ इसके बारे में ही पढ़ेंगे। ये है क्या, अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर एक्ट 2001, क्या है ये। ठीक है, सो इसके बाद ये एक्ट 2016 बना है। ठीक है, फिर एक्ट 2021 जो है, फिर उन सारी चीजों को हम देखेंगे, लेकिन पहले हम देखें कि 2001 में क्या था। इनेक्टेड हुआ था 2001 अंडर आर्टिकल 27(3)(b), clause 3 clause b of the arrangement on trade related aspect of the intellectual property rights, ट्रिप्स आप जानते होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ट्रिप्स। ओके, confirmed with International Union for the Protection on New Variety of Plant 1978, world only IPR legislation that grant the intellectual property rights not only to the plant borders but also to the farmers, and unlikely UPBO facility the protection of not only new but even existing variety also। ठीक है, तो केवल ओल्ड को ही नहीं प्रोटेक्शन दे, न्यू को ही प्रोटेक्शन ये नहीं दे रहा है, ये जो ओल्ड वैरायटी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैरायटी है उसको भी ये प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट द फार्मर राइट्स रिगार्डिंग द प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, तो प्रोटेक्शन पीरियड कितना होगा, ट्री और वाइन होगा तो उसके लिए 18 ईयर्स होंगे, अदर क्रॉप्स होंगे तो उसके लिए 15 ईयर्स होंगे, और एक्सटेंडेड वैरायटी होंगे तो उसके लिए भी 15 ईयर्स होंगे। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है मैच द फॉलोइंग में। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। या फिर स्टेटमेंट बेस्ड भी अगर क्वेश्चन आपका बनता है तो इसको आपने ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट इसमें कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी, क्या है, सो एस्टैब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसके मिनिस्ट्री याद रखिएगा। फंक्शन क्या करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए न्यू प्लांट वैरायटी, फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ द न्यू वैरायटी, बेसिकली रजिस्ट्रेशन। ठीक है, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एप्लेट्स ट्रिब्यूनल भी है, to dispose the appeal within 1 year, decision can be challenged in the high court। हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, जो डिसीजन आया है एप्लेट से, अगर वो पसंद नहीं आ रहा है तो हम हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। राइट्स अंडर द एक्ट, इस एक्ट के तहत जो 2001 वाला जो एक्ट है उसके तहत जो राइट्स है वो कौन कौन से है। पहला है ब्रीडर्स राइट। ठीक है, अगर हम ब्रीडर्स के राइट को देखेंगे तो उसको अगर आप देखिए तो यहाँ आपको पता चलेगा कि ब्रीडर्स के कुछ कुछ राइट्स दिए गए हैं।
ब्रीडर्स की जो राइट है वो है एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस, सेल, मार्केट, डिस्ट्रीब्यूट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट द प्रोटेक्टेड वेराइटी। तो ये ब्रीडर्स के राइट हो गए यहाँ पे। ठीक है, रिसर्चर के राइट्स क्या है? ये इट कैन बी यूज ऑफ द रजिस्टर्ड वेराइटी अंडर द एक्ट ऑफ द कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट और रिसर्च, कैन ऑल्सो यूज अ वेराइटी एज एन इनिशियल सोर्स ऑफ वेराइटी फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग अनदर वेराइटी। तो जो ऑलरेडी डेवलप किया हुआ वेराइटी उसको वो एज अ इनिशियल सोर्स के लिए भी यूज कर सकता है, अगर उसका एडवांस या फर्दर वेराइटी वो डेवलप करना चाहता है रिसर्चर, तो वो इस तरीके से इसको यूज कर सकता है। ठीक है, और जो रजिस्टर्ड वैरायटी है उसको भी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए रिसर्चर जो है वो यूज कर सकता है। दिस इज द राइट ऑफ द रिसर्चर। ठीक है, जो रिसर्च करने वाले पर्सन है, रिसर्चर जो है, उनका ये राइट है। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अब फार्मर के क्या राइट है वो देखिए। इंटाइटल टू रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्ट अ न्यू वेराइटी, can save, use, sow, reshow, exchange, share, sell his farmer produce, including seed of a variety protected under the PPV and FR Act 2001. Not entitled to sell the branded seed of a variety protected under the this Act 2001. Okay? In case of a non-performance of variety, the farmer shall be compensated. ठीक है, अगर नॉन परफॉर्मेंस वैरायटी का है तो उस केस में फार्मर शैल बी कंपनसेटेड, फार्मर को उसका कंपनसेट किया जाएगा अगर वो नॉन परफॉर्मेंस सीड को लेके यूज कर रहा है। ये इसके राइट्स में आएंगे। चलिए, उसके लिए फार्मर क्लेम कर सकता है कि जो वैरायटी मुझे दिया गया दिस इज द नॉन परफॉर्मेंस, तो उसके लिए फिर फार्मर को कंपनसेट किया जाएगा। आइए, अबाउट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट, इसके बारे में पढ़े थे। जो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन न्यू वैरायटी प्लांट है, ये आपका एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये एस्टैब्लिश हुआ था इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी प्लांट अडॉप्टेड इन 1961। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव इसका ये है टू प्रमोट एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ ए प्लांट वैरायटी ऑफ ए प्लांट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी, एंड इंडिया इज नॉट although India is agriculture oriented country, but India is not a member. Just remember this thing. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा गया है आपको ITPGRFA, मतलब कि जो खाद्य है और जो कृषि है उसके लिए जो पादप अनुवांशिक संसाधनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि क्या है उसको देखते हैं। यानी कि इंटरनेशनल जो ट्रीटी है ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। न्यूज में क्यों था? बिकॉज इस अभी ये जो ग्लोबल सिम्पोसिज्म ऑफ फार्मर राइट्स अडॉप्टेड द दिल्ली फ्रेमवर्क ऑन फार्मर्स राइट। ठीक है, सो ये क्या हुआ है, किसानों के अधिकारों पर जो ये किसानों के अधिकारों पर जो ये ग्लोबल सिम्पोसिज्म जो हुआ है, उसने किसानों के अधिकारों पर दिल्ली में एक फ्रेमवर्क को अपनाया है, इसलिए ये न्यूज में था। अब इसके ये जो सिम्पोजिज्म ऑफ फार्मर राइट्स है, ये इसके बारे में जानते हैं। बेसिकली इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेक्रेटरीट ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेसिस रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर फूड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो जो आपका PGRFA है, PGRFA, ये ऑफ are the new material are the new material that from basis of all crops variety and include seed and all other plant genetic material। की हाईलाइट क्या है, ये तो हमें पता चल गया GSFR का के बारे में। ठीक है, अब दिल्ली फ्रेमवर्क के जो की हाईलाइट्स है उसको देख लेते हैं। दिल्ली फ्रेमवर्क का जो की हाईलाइट्स है उसमें ये बोला गया है क्रिएटिंग द फंक्शनल साइनर्जी अक्रॉस डिफरेंट UN इंस्ट्रूमेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ फार्मर राइट्स। दूसरा कह रहा है establish or support the farmer managed seed system for traditional variety and create the self-sustaining protection and marketing value chain, building the farmer centric partnership opportunity। ठीक है, अबाउट ITPGFRA जो अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ये वाला। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में पढ़े या फिर जो पर्टिकुलर टॉपिक हमारा यही दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम पढ़े तो इसको और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड सीड ट्रीटी। ठीक है, याद रखिएगा कि इसको सीड ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर है उसको सीड ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। सो दिस इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट
to conserve, use and manage the PGRFM around the world. This is a legally binding agreement that was adopted in 2001 and legally binded है, ठीक है, लीगल एक्शन इस पे लिया जा सकता है अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो. So that's why it is legally binding agreement and entered into focus in 2004 and India is the party. ठीक है, India is the party. Okay. So ऐसे याद रखिए कि जहां कानून से प्रोटेक्शन मिल रही है, इंडिया वहां उसका पार्ट है अगर देखा जाए तो. ठीक है, makes it possible to share the plant genetic resource across the border through the unique multilateral system for access the benefit sharing. अगर आप इसको देखो तो एक तरीके से काफी अच्छा ये है कि it make it possible to share the plant genetic resource across the border also. ठीक है, तो काइंड ऑफ बिजनेस भी हम देख सकते हैं, बिजनेस पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इट इज अ बेनिफिशियल थिंग्स. सो दैट्स व्हाई इंडिया इज आल्सो द मेंबर. ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो. ओके, सो बिकम द गाइडेंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द Svalbard Global Seed Vault. The Seed Vault marked in 15th century anniversary in 2023 and it was established and fully funded by the government of Norway. Now next topic पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अदर इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड इनिशिएटिव. क्या क्या हुआ है आप उसको देखिए. तो पहला जो न्यूज में है वो है आपका वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन. ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन. वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्च द वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इट मेक्स अप less than 1% of the earth surface but they harbor more than 20% of the plant biodiversity. ठीक है, ये हेरिटेज कन्वेंशन बता रहा है इसके रिपोर्ट से. और अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो have an outstanding universal value under the World Heritage Convention of 1972 and sites are selected under the 3 category. ठीक है, जो हम साइट सेलेक्ट करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो 3 कैटेगरी में करते हैं. एक होता है आपका कल्चरल. ठीक है, अगर आप कुंभ का मेला बोलो तो कल्चरल, राइट. नेचुरल, नेचुरल आप बताओ. एंड मिक्स्ड भी आप बताओ बिकॉज दिस टू आर वेरी इजी, राइट. तो इसलिए ये आप आंसर करो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नेचुरल में कौन है, मिक्स्ड में कौन है, कल्चरल मैंने आपको बता दिए हैं. ठीक है, ये 2 आप बताइए. चलिए, 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया. इंडिया में टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया. बेसिकली इंडिया में ही 42 है. ठीक है, टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इंडिया में 34 आर कल्चरल है, 7 नेचुरल है एंड 1 ऑफ द मिक्स टाइप है. ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, रिकॉग्नाइज द वे इन विच पीपल इंटरैक्ट विद नेचर एंड द फंडामेंटल लीड टू प्रिजर्व द बैलेंस बिटवीन द टू. Parties and implementing agency कौन है? There is a 195 state parties including the India and the World Heritage Committee. Strategic objective अगर हम देखें तो 5 है. 5C से आप इसको याद रख सकते हो. Credibility, conservation, capacity building, communication and community. तो strategy 5 objective, strategic 5 objective है. Strategic ऑब्जेक्टिव जो है उसका 5C है. 5C में आपका आता है क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी. ठीक है, याद रहेगा क्या, क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी, राइट. चलिए, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है जिससे क्वेश्चन बार बार आते हैं वर्ल्ड हेरिटेज या नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, वो यहाँ मेंशन किया गया है. ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया है. Nalanda Devi and Valley of Flower National Park. This is the National World Heritage Site. Koila Dev National Park. It is also the World Heritage Site. Kanjiranga National Park, Manas Wildlife Sanctuary, Sundarban National Park. ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल. तो नेचुरल आपको यहाँ से मिल गए. कल्चरल का मैंने आपको बताए हैं और अब आगे एक मिक्स बच रहा है, वो आप बताइए. चलिए आगे बढ़ते हैं और एक समिट देखते हैं. दैट इज द ब्राज़ाविले समिट और समिट ऑफ द 3 बेसिन्स. क्या है? सो दिस समिट वाज रिसेंटली हेल्ड इन ब्राज़ाविले, द कैपिटल ऑफ कॉन्गो, फॉर द प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द प्लैनेट 3 इकोलॉजिकल लंग्स. 3 बेसिन कौन कौन से? कॉन्गो बेसिन स्पैन अक्रॉस कैमरून, कैपिटल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन. Amazon basin extended over 9 countries in the South America and Borneo, Mekong, Southeast Asia basin. So these 3 global ecosystems account for 80% of the world tropical forest and 2/3 of the earth biodiversity. ठीक है,
नेक्स्ट है सेफ्टी अक्रॉस एशिया फॉर ग्लोबल एनवायरमेंट। सेफ क्या है? इट इज लॉन्च बाय द यूनाइटेड नेशन, coordinated by the UN Office on Drugs and Crime. Aim क्या है? To explore the link between wildlife trafficking and zoonotic disease to prevent the future pandemics. फ्यूचर पैंडेमिक्स को रोकना है, जो जूनोटिक डिजीज हो जाते हैं उसको रोकना है, सो दैट की फ्यूचर पैंडेमिक्स ना क्रिएट हो, और इसके साथ जो ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, वाइल्ड एनिमल की जो ट्रैफिकिंग होती है उसको भी कंजर्व करना है। इसका एम यही है। किसका? सेफ का। सेफ से मतलब सेव करके रखना है, ऐसे आप याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट है आपका बीलम डिक्लेरेशन। बीलम डिक्लेरेशन कह रहा है कि मेंबर कंट्री ऑफ द अमेजन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक्टो जिसको बोलते हैं, साइन बाय द बेलम डिक्लेरेशन इन ब्राजीलियन सिटी इन बेलम। ACTO is an intergovernmental socio-environmental bloc formed by the signing of American Cooperation Treaty. Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guinea, Peru, Suriname, and Venezuela are its members. So, Belém Declaration calls to ensure the participation of indigenous people in decision making, and also commits of launching the Amazon Alliance of Fight Deforestation. Deforestation के fight के लिए भी Amazon Alliance लॉन्च कर रही है। चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। एनिमल हेल्थ से रिलेटेड है, तो ये एक बार देख लीजिए जेनेसिस। अगर आप देखोगे इसका वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ का, तो 1924 में ही इसको फाउंड कर दिया गया था, एंड इन रिस्पॉन्स टू द रिंडरपेस्ट कैटल प्लेग। और अगर हेडक्वार्टर आप देखोगे तो पेरिस में है। ऑब्जेक्टिव है टू डिसमिनेट द इंफॉर्मेशन ऑन एनिमल डिसीज एंड एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग देम इंक्लूडिंग जूनोसिस। India include है, there is a 183 member in this organization, right? So India is a member. International Whaling Commission, basically it's a first extinction alert for the Vacuita porpoise whale. Whale के बारे में यहाँ बात करी है, whale की बात की जा रही है। So these whales are critically endangered and found only in the North Gulf of California. ठीक है, ये जो आपका इंटरनेशनल वेल कमीशन बनाई गई है, ये सेटअप किया गया है एक तरीके से इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ द रेगुलेशन वेलिंग 1946। मैंडेट क्या है? प्रोवाइड द प्रॉपर कंजर्वेशन टू वेल स्टॉक्स एंड सच दस मेक पॉसिबल टू ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द वेलिंग इंडस्ट्री। मेंबर है 88 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया। तो वेल के कंजर्वेशन में भी वेल का कंजर्वेशन होना चाहिए, उसको सेफ्टी मिलनी चाहिए, उसका प्रोग्रेस होना चाहिए, उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन को अगर हम देखते हैं तो पहला इसमें टॉपिक है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो जो एक्ट है 2023, इसमें नया क्या आया है, क्यों न्यूज में था, इससे पहले कौन से एक्ट थे? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो था वो क्या था, और जो नया आया है 2023 वो क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको हमने पढ़ना है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ इसका कहना है कि न्यूज में क्यों है, क्योंकि हाल ही में संसद में बायोडाइवर्सिटी अधिनियम 2023 को पास किया है, ठीक है। और इस अधिनियम के द्वारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, और उससे ये 2023 की तरह 20, चूंकि अमेंडमेंट हुआ है 2002 वाले एक्ट में, इसलिए अब उसका नाम हो गया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023, ठीक है। तो वो जो पुराने हैं वो कौन से हैं और नए में क्या अमेंडमेंट हुआ है, हम इन दोनों को देखेंगे। तो पहले हमने देखना है कि जो पुराना वाला है हमारा 2022 वाले, उसमें क्या क्या है। पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके इसमें पॉइंट दिए गए हैं, इसको हम समझेंगे। तो पहला इसमें कह रहा है कि ये हम 2002 के अमेंडमेंट को, हम 2002 के अधिनियम को, एक्ट को देख रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो एक्ट है ये भारत को संयुक्त राष्ट्र बायोडाइवर्सिटी जो CBD है, ठीक है, CBD दैट इज UN कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो 1992 में हुआ था, इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए, मदद करने के लिए लागू किया गया था, ठीक है। और इस एक्ट में बेसिकली, इस एक्ट में डिसेंट्रलाइजेशन 3 टायर मैकेनिज्म को रेगुलेट किया गया है। और अगर 3 टायर हम देखें तो 3 टायर कौन कौन सा है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी, NB, ये वाला 3 है, ठीक है। तो पहला है इसमें नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, दूसरा है इसमें स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, और तीसरा है इसमें बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी।
ये जो एक्ट है बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करने के लिए और इससे संबंधित जितने भी नॉलेज, ज्ञान, इंफॉर्मेशन है उसको सही तरीके से जो कंज्यूमर है, जो इसको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उन सबको शेयर करना है। उससे उसको लाभ, उसके जितने भी बेनिफिट्स है उसको शेयर करना है, उसको बेनिफिट करना है, ठीक है, लोगों को। यहाँ लिखा है, लास्ट पॉइंट आप पढ़ो, बेनिफिट्स में बी शेयर्ड इन द वेरियस फॉर्म सच एज ए मॉनेटरी कंपनसेशन, शेयरिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ठीक है। तो इसके जो लाभ है वो बायोडाइवर्सिटी के जो उपयोग से प्राप्त जितने भी बेनिफिट्स होंगे, लाभ होंगे, उनको डिफरेंट तरीके से सबके में साझा किया जाएगा। पहला एक तरीका हो सकता है कि फाइनेंशियली इसको किया जाए, मॉनेटरी कंपनसेशन के थ्रू किया जाए, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के थ्रू किया जाए, या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के रूप में किया जाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो अमेंडमेंट हुआ है उसको। अमेंडमेंट सिग्निफिकेंस ऑफ एक्ट क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ एक्ट है रिड्यूस द प्रेशर ऑन वाइल्ड मेडिकल प्लांट बाय इनकरेजिंग द कल्टीवेशन ऑफ मैकेनिकल प्लांट, ठीक है। दूसरा, फैसिलिटेट फास्ट ट्रैकिंग ऑफ रिसर्च, पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस, ट्रांसफर ऑफ रिसर्च एंड रिजल्ट। तीसरा है इनकरेज द इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन। चौथा है ब्रिंग द मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द चेन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नेशनल इंटरेस्ट। तो ये 4 पॉइंट हो गए आपके, ठीक है। तो ये 4 वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है आपके एक्ट के, जो एक्ट है वो उसका सिग्निफिकेंस है। अब इस एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके जो की पॉइंट्स है वो आप यहाँ देख सकते हैं। पहला कह रहा है एक्सटेंशन ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ एक्सेप्शन मतलब कि जो छूट के दायरे में जो वृद्धि हुई है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। एक्सटेंशन ऑफ एग्जेम्पशन, छूट के बारे में जो वृद्धि हुई है, तो ये दोनों कंपेयर करके दिया गया है, जो बहुत ही आसान बना दिया गया है हम लोगों के लिए यहाँ कंपेयर करके। इससे क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। ये 2002 के बारे में दिया गया है, 2023 के बारे में बताया गया है। सो अमेंडमेंट एक्ट 2023 के इंफॉर्मेशन यहाँ दिया गया है, और बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का इंफॉर्मेशन इधर है। एक्सटेंशन ऑफ एक्सेम्पशन, जो छूट में जो वृद्धि की गई है, ठीक है, एक्सेप्शन जो किया गया है उसमें एक्सटेंशन जो किया गया है उसमें 2002 में बोला गया था कि इसके अनुसार जो बायोडाइवर्सिटी है उसके उपयोग के लिए जो जितने भी एक्सेसिंग बायोलॉजिकल जो रिसोर्स है उसको मंजूरी लेना या उसे नोटिफाई करना, इंटीमेशन करना, उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेना रिक्वायर है, मस्ट है, ठीक है। एक्सटेम्प्ट क्या किया गया है, एग्जेम्प्ट जो किया गया है वो क्या गया है कि जो आयुष रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, या जो लोकल पीपल है, या जो कम्युनिटी ऑफ एरिया है, इंक्लूडिंग ग्रोअर और कल्टिवेटर्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, इट्स फ्रॉम द गिविंग प्रायर इंटीमेशन टू द SBB टू एक्सेसिंग द बायोलॉजिकल रिसोर्स फॉर द कमर्शियल यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले उनको SBB से एक्सेस करवाना पड़ेगा, प्रायर इंटीमेशन लेना पड़ेगा उसको कमर्शियल यूटिलाइजेशन कराने के, ठीक है। अप्रूवल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। अप्रूवल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जब 2000 एक्ट में क्या बोला जाता था, इट स्पेसिफाई अप्रूवल ऑफ NBA इज रिक्वायरिंग बिफोर अप्लाइंग फॉर API इन्वॉल्विंग बायोलॉजिकल रिसोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। NBA में पहले इसको करना है, मतलब कि इस एक्ट में 2002 के एक्ट में ये बहुत ही क्लियर मेंशन कर दिया गया था कि जो भारत से जितने भी बायोडाइवर्सिटी से जुड़े IPR के जो आवेदन है उसको आवेदन करने से पहले आपको NBA से पहले प्रायर आपको प्रायर परमिशन लेना होगा, ठीक है। लेकिन जो अमेंडमेंट अभी हुआ है उस अमेंडमेंट में बोल दिया गया है कि IPR प्रदान करने से पहले NBA से पहले आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी, ना कि IPR के लिए आवेदन करने से पहले। समझे इस बात को, IPR प्रदान करने से पहले NBA से आपको मंजूरी लेनी होगी, ना कि आवेदन करने से पहले। प्रदान करने से पहले, ना कि आवेदन करने से पहले। लेट इट क्लियर दिस थिंग। ओके, बेनिफिट शेयरिंग अगर आप देखो, बेनिफिट शेयरिंग के बारे में ये क्या बोल रहा है कि इस 2002 के अधिनियम के अंतर्गत या 2002 एक्ट के अकॉर्डिंग जो बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल रिसोर्स या एसोसिएटेड नॉलेज है, टू शेयर द बेनिफिट्स विद लोकल कम्युनिटी, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सटेंड करके क्या उसको थोड़ा और दायरा बढ़ा दिया गया है, बोला गया है यूजर ऑफ कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज फ्रॉम देयर रिक्वायरमेंट, उनके साथ भी शेयर किया जा सकता है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टी अगर देखा जाए तो 2002 के एक्ट में ऑफेंस like failure to take the approval from the authorities of the various activity which were punishable up to 5 years or a fine or a both, दोनों हो सकता था, 5 साल या दोनों।
अब उसमें एक्सटेंड क्या किया गया है कि डिक्रिमिनलाइजेशन द ऑफेंस एंड मेक द ऑफेंसेस पनिशेबल विद पेनाल्टी विद मेंशन कर दिया गया है कि इसमें अब कितने पैसे लगेंगे, इसमें लगेंगे 1,50,000, सॉरी 1 लाख से 50 लाख तक कंपनसेट पनिश पेनाल्टी देनी पड़ेगी। कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन में अट्रैक्ट एन एडिशनल पेनाल्टी ऑफ 1 करोड़ रुपीज। ये सारी चीजें चल रही है, ठीक है। एक्सटेंड करके इसमें पेनाल्टी का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। चलिए, एक्सपेंशन ऑफ एनबीए। एनबीए क्या है? रिक्वायर एनबीए टू हैव अ 10 ex officio member apart from the chairman and 5 non-official member to be the appointed from the amongst specialists and scientists. 16 ex officio member representing the ministry like tribal affairs, biotechnology, 4 representatives from SSB, 5 non-official members among the specialists and scientists, 1 member secretary biodiversity who will be the chief coordinator of the NBA. तो यहाँ इसके members डिफरेंट डिफरेंट एरिया से लाए जाएंगे, इसमें भी एक्सटेंशन हुआ है। जबकि यहाँ आपको केवल 10 एक्स ऑफिशियल मेंबर होने चाहिए और 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर होने चाहिए थे। चलिए, नेक्स्ट है इसमें अबाउट द नेशनल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था रियो डी जेनेरियो में जब हुआ था अर्थ समिट 1992 में, वहां से 3 चीजें निकल के आई थी। एक आया था क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड यूएनएफसीसी, एक आया था सीबीडी, और एक आया था डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड यूएनएफसीसीडी, राइट। तो हम अभी ये जो सेकेंड पार्ट वाला जो आया था सीबीडी, हम अभी उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। सो दिस इज द इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी है। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है, ड्राफ्ट हो गया था 1992 में 3 गोल के साथ। 3 गोल है इसके: कंजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट्स एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्स। ये 3 इसका गोल है। मेंबर है इसके टोटल 196 पार्टी, इंडिया इंक्लूड है। कोर एग्रीमेंट है, इंडिया हैज रेटिफाई ऑल 3 प्रोटोकॉल्स, ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल ऑन बेनिफिट शेयरिंग, कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी, नगोया कुआला लम्फोर्ड सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लाइबिलिटी। अदर की इंफॉर्मेशन अगर बताऊं तो सीबीडी गवर्निंग बॉडी इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कन्वेंशन कवर बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल। सो इंडिया ने तीनों रेटिफाई कर लिए हैं। 3 इसके जो गोल होते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, उसके लिए नगोया प्रोटोकॉल है, सॉरी उसके लिए आपका कार्टेजिना प्रोटोकॉल इंडिया ने इंप्लीमेंट किया, नगोया प्रोटोकॉल किया बेनिफिट शेयरिंग के लिए, और एक इसमें कंपोनेंट सुटेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट के लिए नगोया कुआला लंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लाइबिलिटी, ये तीसरा है। तो इंडिया ने तीनों को रेक्टिफाई किया है थ्रू दिस। रिलेटेड न्यूज इससे मिलता जुलता और एक न्यूज आया है, दैट इज पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर क्या है? सो द नेशनल कैंपेन फॉर द updation and verification of people biodiversity register was launched by the Union Ministry of Environment, Forest, Climate, MOPSE in Goa. ठीक है। So this PBR, that is People Biodiversity Register, जो है, it is a document which contains the comprehensive information on locally available bioresources, including landscape, demography of the particular area. ठीक है। And its provision are derived from the Biological Diversity Act 2002. The National Biodiversity Authority and State Biodiversity Boards shall provide the guidance and technical support to the Biodiversity Management Committee for preparing PBRA. About BMC के बारे में अगर हम बताएं तो it consists the chairperson, 6 person nominated by the local body, including 1/3 women भी है इसमें, और 18% SC/ST. Function of BMC क्या है? Basically इसका जो function है, determining the access and benefit sharing, including the power to levy the collection fee on the access of biological resources within its jurisdiction. ठीक है। तो ये न्यूज में था इससे रिलेटेड, सो यहाँ इसको कवर किया गया है। आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2002। मिनिस्ट्री जो मॉप्सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, नोटिफाई रूल्स अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022। तो रूल के अकॉर्डिंग कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, पुराने वाले में नए कुछ नए हुए हैं, और इसलिए इसका अमेंडमेंट एक्ट 2022 हो गया है। तो इसको देख ली, वाइल्ड लाइफ डिस्पोजल ऑफ वाइल्ड एनिमल आर्टिकल रूल्स 2022 के थ्रू में क्या बोला गया है? इसमें कहा गया है कि स्पेसिफाई द मैनर ऑफ डिस्पोजल ऑफ वाइल्ड एनिमल आर्टिकल ट्रॉफी एटसेट्रा विच इज अ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है। डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन और चीफ वाइल्ड लाइफ warden or officer authorized by the central or state government to direct the incarnation of such a government property by the order.
और क्या बोला गया है, incineration to be conducted in presence of the committee constituted by the chief wildlife warden. ब्रीडर्स ऑफ द स्पीसीज लाइसेंस रूल 2023 में बोला गया है कि स्पेसिफाई द प्रोसीजर्स, फी, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा फॉर filing of application of license for the person engaged in breeding capacity or artificially propagating the scheduled species listed in Appendix 1 or Schedule 4 of the Wildlife Protection Act 2002. Application for the license within a period of 90 days to commencement of the Wildlife Protection Act to the Chief Wildlife Warden, and Chief Wildlife Warden grant the final license can be also pass order to the cancellation. तो यहाँ से हमें समझ आया है क्या कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 बना है, सॉरी 2022 जो है हमारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2022 जो है वो उसकी जो सूची है 4, उसमें से शेड्यूल 1 के अंतर्गत जितने भी सूचीबद्ध किए हुए अनुसूचित नमूने हैं, ठीक है, लाइक स्पेसिमेन है, तो उन सबकी कैप्टिव ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में लगे लोगों के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए प्रक्रिया, शुल्क और रजिस्ट्रेशन आदि सब निर्धारित और शेड्यूल कर दिए गए हैं। जो वन्य जीव का संरक्षण अधिनियम 22 है, लागू होने के लिए 90 दिन की अवधि के भीतर मुख्य वन्य जीव वार्डन के सामने लाइसेंस के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा। नियमों के तहत जो लाइसेंस प्रदान करने का अंतिम अधिकार है या उससे निरस्त करने का जो अधिकार है वो मुख्य वन्य जीव वार्डन को दिया गया है, ठीक है। ऊपर वाला पॉइंट्स अगर आपको नहीं समझ आया तो बता दूं, स्पेसिफाई द मैनर ऑफ डिस्पोजल ऑफ वाइल्ड एनिमल, मैं इस टॉपिक की बात कर रही हूँ, वाइल्ड एनिमल आर्टिकल, ट्रॉफी एक्सेट्रा विच स्टेट गवर्नमेंट और प्रॉपर्टी, जो मतलब किसको अधिकार होगा इन सारी चीजों को तय करने का। तो अगर इसको इन सभी को निपटाना है, इन सभी को देखना है, स्पेसिफाई करना है, तो इनको करने के लिए जो तय करने का जो तरीका है वो किसी भी राज्य के सरकार या केंद्र सरकार के परिसंपत्ति है। वन्य जीव ये जो है इसका निदेशक जो होगा सेक्रेटरी, ठीक है, ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल डायरेक्टर इन सच अ प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्डर। तो इसके जो वार्डन होंगे, जो इसका सचिव होगा, किसका, वन्य जीव संरक्षण के जो निदेशक या मुख्य वन्य जीव वार्डन होंगे वो राज्य सरकार के अधिकृत कोई अन्य अधिकारी अपने आदेश के द्वारा ऐसी सरकारी परिसंपत्ति को नष्ट और जलाने के निर्देश दे सकता है। साथ ही साथ मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा गठित समिति की उपस्थिति में नष्ट करने की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, ठीक है। इस तरह के जो भी एक्शन होगा वो वार्डन के सामने किया जाएगा। अदर की प्रोविजन भी है इस एक्ट का, वो क्या है अदर की प्रोविजन इस एक्ट का जो है वो है, रिड्यूस द नंबर ऑफ शेड्यूल फ्रॉम 6 to 4, remove the earlier schedule of vermin species and inserted a new schedule for the specimen is listed in extinction on the sites, wild animal to be declared the vermin by the central government by the way of notification, okay। न्यू शेड्यूल 1 एनिमल, जो शेड्यूल 1 में एनिमल आते हैं, एनिमल स्पीसीज विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, वो शेड्यूल 1 में आते हैं। शेड्यूल 2 में जो आते हैं वो एनिमल स्पीसीज विद द लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है। शेड्यूल 3 में जो आते हैं वो प्रोटेक्टेड प्लांट्स स्पीसीज होते हैं, और शेड्यूल 4 में जो आते हैं वो स्पीसीज लिस्टेड इन द अपेंडिक्स अंडर द साइट्स। साइट्स क्या है बताइए। देखिए, न्यू चैप्टर रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन साइट्स seeks to empower the center to regulate the plant and animal species not a native to India invasive alien species, permitted the issue of elephants of religious or any other purpose, central government to form a managing authority and scientific authority to regulate the import, export to specimen of the species. Entrusted and chief wildlife warden to control the manage and maintain the all sanctuary in a state, ठीक है। ये इसके बारे में था। नाउ नेक्स्ट है आपका टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया। टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट साइट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप उसको देखेंगे तो, बट ये न्यूज में क्यों आया है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, ये चीज को हम देखना चाहते हैं। इसको अगर हम देखें तो व्हाई इट इज इन न्यूज, बिकॉज पीएम इनॉग्रेटेड द प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड द कमेमोरेशन ऑफ द 50 years ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, और ये हुआ कहाँ है, मैसूर कर्नाटक में, ठीक है। मैसूर कर्नाटक में पीएम ने इनॉग्रेट किया है और इसलिए ये न्यूज में। तो पीएम ने इनॉग्रेट किया है प्रोजेक्ट टाइगर कमेमोरेशन ऑफ 50 years के उस पे, प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ, मैसूर कर्नाटक में, ठीक है। थोड़ा सा न्यूज, इस न्यूज के बारे में और थोड़ा जानते हैं।
कि ये इंटरनेशनल बिग कैट्स एलियंस है, ठीक है। द इंटरनेशनल बिग कैट्स एलियंस वाज आल्सो लॉन्च्ड बाय द इंडिया ड्यूरिंग दिस इवेंट. So this big cat alliance जो है, it was first proposed by the India as an international group against the poaching and illegal wildlife trade in 2019. ठीक है. एम था conservation of 7 big cats, namely tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar, and puma. Wildlife provide the assured support over the 5 years with guaranteed fund over the 800 crores. ठीक है. अब प्रोजेक्ट टाइगर पे आते हैं. प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कह रहा है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च हुआ है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था ये, लॉन्च किया गया 1973 में. इनिशियली लॉन्च 9 टाइगर रिजर्व इन अ डिफरेंट स्टेट. ठीक है. प्रोवाइड द सेंट्रल असिस्टेंस टू टाइगर रेंज स्टेट ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ टाइगर. मिनिस्ट्री की मॉप्सी है. ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ वायलेबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया. इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है उसकी वो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. ठीक है. Overarching supervisory coordination role and approves the tiger conservation plan prepared by the state government. ठीक है. फंडिंग पैटर्न अगर हम देखें इसका, तो सेंट्रल प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट ऑफ 60% and 50% फॉर द एक्सपेंडिचर ऑन ऑल नॉन रिकरिंग आइटम एंड रिकरिंग आइटम रिस्पेक्टिवली. Northeastern and Himalayan state are provide 90% central assistance in both cases. The center has merged Project Tiger and Project Elephant. Center ने merge कर दिया है दोनों ही प्रोजेक्ट को, Project Tiger and Project Elephant को. And new division जो नाम आया है वो है Project Tiger and Elephant Division, created under the MOPSI. ठीक है. The staff and divisional head of the Project Elephant will report to the Additional Director General of the Forest and Project Tiger, who has now been designated as a ADGF. ठीक है. तो दोनों किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, ये यहाँ से हमें पता चल गया. Activity undertaking under Project Tiger. So establishment development of the new tiger reserve 55 in total. Core buffer strategy of tiger जो है वो core area are kept free to all human being and a coexistence agenda adopted in buffer and free area with landscape approach. NTCA banned new construction in tiger reserve area. NTCA ने बैन कर दिया न्यू कंस्ट्रक्शन, जहां टाइगर रिजर्व है वहां न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे. असेसमेंट यूजिंग द एम स्ट्रिप्स. देखिए ये प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, एम स्ट्रिप्स. ठीक है. So independent monitoring evaluation of tiger reserve by developing management effective evaluation framework. A special tiger protection force deployed in several TR for focus anti-poaching operation. eBird project use the unmanned aerial vehicle for the surveillance and monitoring. यहाँ आप देख सकते हो टाइगर प्रोजेक्शन स्टेटस क्या चल रहा है, यहाँ पूरा मेंशन किया गया है. एक बार इसको आप डिटेल में पढ़ लो. काफी कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे. डिक्लेरेशन ऑफ द नेशनल एमिनो अथॉरिटी इन इंडिया, इसके बारे में, इससे कुछ क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं और आपके मेंस में भी इसका इन्फॉर्मेशन काम आ जाएगा. बट ये बॉक्स के इन्फॉर्मेशन आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस बॉक्स के इन्फॉर्मेशन को आप जरूर पढ़ें. चलिए नेक्स्ट देखिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA को देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे.